हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह इकोनॉमिक्स घटना चक्र का डिस्कशन है और हम लोग विविध में क्वेश्चन नंबर 102 से स्टार्ट करेंगे। 102 में आपको बताना है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में भारतीय कारपेट प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है। देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिया गया सही ऑप्शन नहीं है। कारपेट जो भारतीय कारपेट प्रौद्योगिकी संस्थान, इसकी स्थापना बदोही संत रविदास नगर में की गई है और इसने वर्ष 2001 से जो है अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया है और वर्ष 2005 में इसे जो है ISO 9001 अनुपात 2000 प्रमाण पत्र जो है इसे प्रदान कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 103 है, बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहां पे स्थित है। तो सही जवाब होगा बीबी गिरी जो राष्ट्रीय श्रम संस्थान है नोएडा में स्थित है। देखिए, बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में स्थित है और इसकी पहली कल्पना 1962 में की गई थी। यह संस्थान जो है भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन 1972 में स्वायत्त शासी समिति के रूप में पंजीकृत हुआ और यह संस्थान पूर्व में राष्ट्रीय श्रम संस्थान के रूप में भी जाना जाता था। 1995 में इसका जो पुनः नामकरण हुआ किनके नाम पे, भूतपूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी के नाम पर 1995 में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च कहां पे अवस्थित है। नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च जो है यह नई दिल्ली में अवस्थित है। राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा 1991 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 105 है, राज्य एवं राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड और राष्ट्रीय लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन एवं डेवलपमेंट कमीशन जिन समस्याओं से मुख्यतः जुड़े हुए हैं उनका संबंध किससे है। तो देखिए, राज्य एवं राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड और राष्ट्रीय लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन एवं डेवलपमेंट कमीशन जिन समस्याओं से जुड़े हैं उनका संबंध है खेती योग्य भूमि की पहचान और उनका विकास। तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय लैंड यूज एंड कंजर्वेशन बोर्ड का गठन 1983 में किया गया था, जिसे वर्ष 1985 में राष्ट्रीय लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट कमीशन कर दिया गया था और इस आयोग की सर्वप्रमुख जिम्मेदारी जो थी खेती योग्य भूमि की पहचान करना, उसके विकास के साथ देश के भूमि की समुचित उपयोग के लिए नीतियां बनाना। क्वेश्चन नंबर 106 है, आपको विचार करके बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वित्त आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है या नहीं। तो देखिए, यह गलत दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जो कि ऐसा नहीं है। और 26/1/1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ, यानी यह भी गलत है। डी ऑप्शन आपका सही जो मतलब जवाब होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है और योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था, और RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 107 में आपको बताना है कौन सी बहुउद्देशीय संस्थाएं भारत में कार्यरत हैं। तो देखिए, जो ऑप्शन में दिया गया है वो है बी ऑप्शन, और इसमें सैमसंग कॉर्पोरेशन और LG जो है यह मतलब कि बहुउद्देशीय संस्थाएं हैं जो भारत में कार्यरत हैं। इनके बारे में देख लेते हैं। सैमसंग कॉर्पोरेशन एवं LG दोनों ही भारत में कार्यरत बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जबकि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड उपभोक्ता वस्तु निर्माता भारतीय कंपनी है जिसका मुख्यालय कहां पे है, मुंबई में। यह ब्रिटिश डच बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनिलीवर की भारतीय सहायक कंपनी है, स्वयं में यह बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। और जो गेस्ट किन एंड विलियम्स लिमिटेड एक मतलब कि कह सकते हैं यह जो है एक इंजीनियरिंग फर्म है, न कि एक फार्मा कंपनी है, और यह भारतीय कंपनी जो है कोलकाता में स्थित है और यह कंपनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, ध्यान रखिएगा। देखिए, एक फिगर दिया गया है 1 2 3 5 1 2 3 4 5 जो है आपको इंडिकेट किया गया है, लोकेट किया गया है। उसमें बताना है कि कौन सा लोकेशन किसके साथ, किस संस्था के साथ जुड़ा हुआ है। तो देखिए, इसमें आप लोकेशन को देख लीजिए। एक जो है यहाँ पे 1 है, 2 है, 3, 4 और 5। तो देखिए, इनका जो ए का जो संबंध है 5 के साथ है, ठीक है। और केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान जो है 5 के साथ लोकेट है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन जो फार्म है यह जो इसमें सेकंड जो लोकेट किया गया 2 इसके साथ मतलब ये लोकेटेड होता है। इसके बाद राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो संस्थान है यह आपका जो है 1 के साथ लोकेट होगा, और राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान जो है ये 4 के साथ
आपका मतलब कि लोकेट होगा। तो देखिए अगर इसके बारे में डिस्कस किया जाए तो 1947 में केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान की स्थापना कोची में की गई थी, जो कि जो 5 नंबर दिया गया था, 5 से इंडिकेट किया गया था, वो है कोची। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म जो हरियाणा है, इसके हिसार में स्थित है, हरियाणा के हिसार में केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, जो कि 2 से लोकेट किया गया था। और इसके बाद जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, वर्ष 1923 में बंगलुरु में स्थापित किया गया, जिसे 1955 में करनाल में जो है यह स्थानांतरित कर दिया गया। तो जो आपका नेक्स्ट 4 है वो किससे लोकेट है? करनाल। और क्वेश्चन नंबर 109 है, विश्व अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए रॉस होल्डिंग एजी, इसका जो संबंध है वित्तीय सेवाओं से नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। रोस होल्डिंग एजी वैश्विक स्वास्थ्य देख रेख कंपनी है, और शेष जो दिए गए हैं सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। ऑटोमोबाइल्स निर्माता एक तरफ और मुख्यालय एक तरफ। तो देखिए जो इसमें जो दिया गया है बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए BMW एजी का मुख्यालय जो है म्यूनिख में है, जर्मनी में म्यूनिख है। और जो डेलमर एजी है इसका मुख्यालय कहां पे है? क्वेंटरी वेस्ट मिडलैंड्स में है, ब्रिटेन में स्थित है। और जो रेनॉल्ड्स एसी जो है इसका मुख्यालय फ्रांस में है। और वोल्क्सवैगन एजी जो है इसका मुख्यालय जर्मनी में है। तो 3 और 4 आपका सही युग में है, मतलब कि सही युग में सुमेलित करता है 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 111 है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत की है? सही जवाब होगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। राष्ट्रीय विकलांग एवं वित्त विकास की जो स्थापना है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 24 फरवरी 1997 को किया गया था। इसकी प्राधिकृत अंश पूंजी जो है 400 करोड़ रुपए का है, और इसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के लाभार्थ आर्थिक विकास संबंधी क्रियाकलापों को बढ़ावा देना, विकलांग व्यक्तियों के लाभ आर्थिक पुनर्वास के लिए अन्य उपक्रमों एवं स्वरोजगार को प्रोत्साहन देना है। क्वेश्चन नंबर 112 है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम किसकी वित्तीयकरण नहीं करता है? उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम किसका वित्तीयकरण नहीं करता है? तो पर्यटन संबंधी उद्योगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 113 है, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कौन से सन में स्थापित किया गया था? यानी राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कब स्थापित किया गया था? तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया है सही ऑप्शन नहीं है। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी का स्थापना जो है एक स्वायत्त शासी सोसाइटी के रूप में 1982 में की गई थी, जुलाई 1982। वर्ष 1990 में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हिमालय नदी विकास घटक के कार्यों को भी राष्ट्रीय जल विकास अभिकरणों को जो है सौंप दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 114 है, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहां पे स्थित है? इसका सही जवाब होगा अहमदाबाद में। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद में है। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां पे है? गुजरात के अहमदाबाद में। और इसकी स्थापना जो है एक स्वायत्त एवं गैर लाभ संस्थान के रूप में 1983 में की गई थी। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्था कहां पे स्थित है? सही जवाब होगा नोएडा में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अच्छा इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह संस्थान जो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत एक शीर्ष संस्था है, जो विशेष रूप से लघु उद्योग और लघु व्यवसाय के उद्यमिता विकास में लगे हुए विभिन्न संस्थाओं या एजेंसियों की गतिविधियों के समन्वय और निगरानी के लिए कार्यरत है। भारत सरकार के द्वारा गठित यह संस्थान सोसाइटी पंजीकृत अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। यह संस्थान 6 जुलाई 1983 से जो है कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 116 है, फॉर्च्यून पत्रिका के ग्लोबल 500 सूची में स्थान पाने वाली कौन सी निजी क्षेत्र की सर्वप्रथम कंपनी थी? तो सही जवाब है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड।
फॉर्च्यून पत्रिका ने ग्लोबल 500 की सूची में यानी ग्लोबल 500 की सूची में 24 जुलाई 2006 को जारी की और इस सूची में एक्सन मोबिल विश्व में जो है प्रथम स्थान पर थी, जबकि भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज विश्व में 284वां स्थान प्राप्त किया था। 2020 में जारी ग्लोबल 500 की सूची में वॉलमार्ट प्रथम स्थान पे, जबकि भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑयल और ऑयल एंड नेचुरल गैस जो है 96, 151 और 190। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है किस स्थान पे आ गई, 284 से 96वें स्थान पे। इसके बाद इंडियन ऑयल का स्थान 151 और ऑयल एंड नेचुरल गैस का 190वां जो है मतलब कि 190 स्थान प्राप्त हुआ, 190। इसके अतिरिक्त भारतीय स्टेट बैंक को 221, भारतीय पेट्रोलियम को 309, टाटा मोटर्स को 309 और राजेश एक्सपोर्ट्स को 462 जो है मतलब 462वां सूची में इनको जो है स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। फॉर्च्यून इंडिया के 500 कंपनी या निगमों की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपनी कौन थी या सबसे बड़ी निगम कौन थी 2019 में? फॉर्च्यून इंडिया के 500 कंपनियों या निगमों के सूची में 2019 में सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड थी। फॉर्च्यून इंडिया के 500 कंपनी या निगमों के सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपनी या निगम रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, मतलब कि आप कुल राजस्व इसका देख सकते हैं। तो सबसे बड़ी कंपनी कौन थी 2019 के अनुसार? तो आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज। इस क्रम में इसने भारतीय तेल निगम यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को पीछे छोड़ दिया, जो विगत 9 वर्षों से भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत के सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? वो है आपका टीसीएस। 2010 की फोर्ब्स ग्लोबल 2000 सूची के अनुसार यानी 2000 सूची के अनुसार जो 2010 में जो फोर्ब्स ने ग्लोबल 2000 सूची के अनुसार यानी ग्लोबल 2000 सूची के अनुसार भारत के सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस थी और वर्ष 2020 में भी भारत की सबसे मूल्यवान सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस ही रही। ध्यान रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, न्यू डेटा भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पे स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पे स्थित है? सही जवाब होगा भोपाल। क्वेश्चन नंबर 120 है, खादी एवं ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय कहां पे है? तो सही जवाब होगा मुंबई। खादी एवं ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय मुंबई में है। इसका गठन वर्ष 1956 में किया गया था। यह आयोग जो है भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय का अधीन कार्य करता है। इसके 6 जोनल ऑफिस जो है 6 जोन ऑफिस है इसके, मतलब कि 6 जोनों में जो ऑफिस है कहां कहां पे? दिल्ली है, भोपाल है, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, विधांजलि योजना का क्या प्रयोजन है? विधांजलि जो योजना है इसका प्रयोजन आपको बताना है। देखिए, इसका जो प्रयोजन है वो है आपका निजी क्षेत्र और समुदाय की सहायता लेकर सरकारी विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना। तो विधांजलि योजना का जो प्रयोजन है बी ऑप्शन आपका सेकंड स्टेटमेंट यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए, विधांजलि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल है जिसके तहत निजी क्षेत्र और समुदाय की सहायता लेकर सरकारी विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता को जो है बढ़ाया जाएगा। इसके तहत व्यक्तिगत स्तर पर सेवानिवृत्त शिक्षक जो हैं, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हैं और जो कर्मचारी आदि हैं, इनको जो है अन्य कोई भी व्यक्ति इसमें मतलब शामिल हो सकते हैं और संस्थान स्तर पर सरकारी और सरकारी अथवा कोई भी निजी संस्थान शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अपना योगदान दे सकता है शिक्षण, खेलकूद, अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम का जो दृष्टि है, जो ध्येय है, क्या है?
देखिए, उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम का जो उद्देश्य है आपको बताना है। इसका उद्देश्य है उच्च शिक्षा संस्थानों को स्थानीय समुदायों से जोड़ना, जिसमें समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास की चुनौतियों का सामना किया जा सके। तो उन्नत भारत अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है, उच्च शिक्षा संस्थानों को स्थानीय समुदायों से जोड़ना, जिसमें क्या हो सके, समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से कि मतलब कि उनके विकास की चुनौतियों का जो है सामना किया जा सके। तो मुख्य उद्देश्य है। उन्नत भारत अभियान जो है ग्रामीण विकास से संबंधित है। इसके तहत उच्च शिक्षा संस्थानों को ग्रामीण विकास क्रियाकलापों से संबंध कर ग्रामीण विकास की चुनौतियों को दूर करने की रणनीति बनाई गई है। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के मध्य एक समझौता भी किया गया है। और ज्ञातव्य है कि ग्रामीण रणनीति के निर्माण में उच्च शिक्षा संस्थानों की सहभागिता से विकास योजनाओं की दक्षता एवं सहभागिता में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123। भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई स्वदेश दर्शन योजना में निम्नलिखित में से किस पर्यटन चक्र का विकास सम्मिलित नहीं है? तो स्वदेश दर्शन योजना में निम्नलिखित में से किस पर्यटन चक्र का विकास सम्मिलित नहीं है? वह सूफी चक्र। जनवरी 2015 में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा स्वदेश दर्शन योजना का शुभारंभ किया था और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था विविध थीम आधारित पर्यटक परिपथों यानी टूरिस्ट सर्किट्स एवं तीर्थ स्थलों में विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना का विकास करना। इस योजना के तहत थीम जो था, इस थीम आधारित 13 परिपथ की पहचान की गई है। ये जो परिपथ है, पूर्वोत्तर भारत परिपथ, बौद्ध, हिमालय, तटीय परिपथ, कृष्ण परिपथ, मरुस्थल, जनजातीय, वन्य जीव परिपथ, ग्रामीण परिपथ, अध्याश्रमक परिपथ है, रामायण है और धरोहर है और इको परिपथ है। तो इसको जो है 13 परिपथों के मतलब 13 जो परिपथ थे, जो टूरिस्ट सर्किट था, इसमें जो 13 परिपथ थे, इनको इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से परिपथ जो थे इसमें सम्मिलित थे। क्वेश्चन नंबर 124 है ऊर्जा गंगा परियोजना। ठीक है, ऊर्जा गंगा परियोजना, इसके निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो ऊर्जा गंगा परियोजना यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट परियोजना है। अगर आपने इससे पहले कहीं करंट अफेयर में पढ़ा है तो इसका आप सही जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, ऊर्जा गंगा परियोजना है, इसमें जो पहला स्टेटमेंट है कि यह गैस पाइपलाइन परियोजना है, तो यह बिल्कुल सही है। और दूसरा, इसे अक्टूबर 2016 में आरंभ किया गया था, यह भी सही है। तीसरा, यह ईरान से भारत तक फैली है, तीसरा गलत है। तो पहला और दूसरा यानी बी ऑप्शन। 24 अक्टूबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन का जो है शिलान्यास किया था। ऊर्जा गंगा परियोजना के अंतर्गत 2540 किलोमीटर लंबी जगदीशपुर हल्दिया, ध्यान रखिएगा लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2540 किलोमीटर लंबी जगदीशपुर हल्दिया एवं बोकारो धामरा प्राकृतिक पाइप लाइन, जो गैस पाइपलाइन है, जो प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है, इनका निर्माण किया जाना है। तो कहां से कहां? जगदीशपुर हल्दिया एवं बोकारो धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना पूर्ण होने पर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड राज्य को जो है प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने में सुविधा होगी। क्वेश्चन नंबर 125 है निम्नलिखित में से किसमें जो है आप ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का स्टार लेवल पाते हैं? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का स्टार लेवल आप पाते हैं। आप बताइए निम्नलिखित में से किस में आप ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का स्टार लेवल पाते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, इसका सही जवाब है इसमें जो दिया गया है पहला, दूसरा और तीसरा। जैसे छत से यानी जो छत के जो सीलिंग है, पंखे, सीलिंग पंखे, इसका स्टार लेवल मतलब कह सकते हैं कि आप ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का स्टार लेवल इसमें पा सकते हैं। विद्युत, गीजर, नलिका, रूप प्रतिदीप्ति यानी ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप, इसमें तो पहला, दूसरा, तीसरा इसमें आपको जो है स्टार लेवल मतलब कि मिलता है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं
देखिए, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है, इसके मानक और लेबलिंग कार्यक्रम का उद्देश्य जो है उपभोक्ताओं को ऊर्जा बचत, मतलब कि जो ऊर्जा सेविंग है, जो एनर्जी सेविंग है, ऊर्जा बचत, इसके संबंध में विकल्पों की सूचना प्रदान करना, उन्हें विपणन की जो खरीदते हैं, जो गैजेट्स खरीदते हैं, विपणन की जाने वाली घरेलू एवं अन्य उपकरणों की लागत बचत क्षमता जो है, कॉस्ट सेविंग पोटेंशियल जो है, इसके बारे में बताना 2006 में शुरू की गई थी। और इसका उपयोग जो है एयर कंडीशनर और एयर कंडीशनर जो एसी है, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, सीलिंग पंखे, विद्युत गीजर, नलिका रूप प्रतिदीप्ति लैंप यानी जो ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप है, इनको मिलाकर, यानी ये सारे मिलाकर 21 उपकरण जो है उत्पादों में शामिल हैं। तो ध्यान रखिएगा, 21 उपकरणों को जो है इसमें शामिल किया जाता है। और 126 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना है कौन सा एक सही सुमेलित है। तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट का मतलब कि किनका संबंध है इससे? इटावा पायलट प्रोजेक्ट से। तो अल्बर्ट मायर, इनका संबंध इटावा पायलट प्रोजेक्ट के साथ है। 1947 में जो है इटावा पायलट प्रोजेक्ट की परिकल्पना की गई थी, लेकिन इसे जो है 1948 में शुरू किया गया था। 1947 में इटावा पायलट प्रोजेक्ट की परिकल्पना की गई, लेकिन सितंबर 1948 में क्या किया गया? इसका शुरुआत, यह परियोजना लेफ्टिनेंट कर्नल अल्बर्ट मायर के मार्गदर्शन में शुरू की गई थी, जो 1944 में अमेरिकी सशस्त्र बलों के साथ भारत आए थे। प्रारंभ में 64 गांवों के साथ परियोजना शुरू हुई थी, लेकिन इसे 97 गांवों तक बढ़ा दिया गया था। अन्य जो विकल्प है सही सुमेलित नहीं है। 127 नंबर है, केंद्र सरकार के द्वारा संचालित उस योजना का नाम बताना है जिसके अंतर्गत मरुस्थल के किसानों को पंप सेट कम से कम किराए पे जो है या पट्टे पर दिए जाते हैं। तो जल धारा योजना, इसके अंतर्गत जो है मरुस्थल के किसानों को पंप सेट कम से कम किराए और पट्टे पे दिए जाते हैं। केंद्र सरकार सूखा प्रवण क्षेत्रों के ऐसे सीमांत किसानों को जो पंप सेट लगाने का एक मुश्त खर्च जो है वह नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते, इनके लिए एक विशेष कार्यक्रम जल धारा योजना क्रियान्वित किया जा रहा है। और इस योजना के अंतर्गत सूखा प्रवण क्षेत्र या मरुस्थल के सीमांत किसानों को कम किराए या पट्टे पर पंप सेट जो है उपलब्ध कराने का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 128 है, हरियाली कार्यक्रम का जो संबंध है किससे है? तो देखिए, हरियाली कार्यक्रम का संबंध है जल, जो इसमें सी ऑप्शन दिया गया, जल संचय प्रबंधन कार्यक्रम के समर्थन से। तो यह ऑप्शन जो है सी ऑप्शन में है, जल संचयन प्रबंधन कार्यक्रम के समर्थन से जो है इसका संबंध है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के हरियाली जो कार्यक्रम है 1 अप्रैल 2003 से जारी दिशा निर्देशों के तहत इनका संबंध जो है जल संचयन प्रबंधन कार्यक्रम के समर्थन से है। एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम के तहत आने वाले इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न स्रोतों से प्राप्त पानी को रोकने और हरियाली बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, हरियाली कार्यक्रम का संबंध किससे है? कल्प योजना किससे संबंधित है? कल्प योजना प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में तत्कालीन भाजपा सरकार 1998 में सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में कल्प योजना से संबंधित एक सरकारी आदेश जो है पारित किया था। और इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में सरस्वती वंदना, वंदे मातरम को अनिवार्य बना दिया गया, जिसे कालांतर में राजनीतिक विरोध के कारण वापस ले लिया गया। क्वेश्चन नंबर 130 से कल्प योजना का संबंध किससे है? तो शैक्षिक योजना से है, बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 131 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की योजना उदय का एक प्रायोजन है? तो उदय जो है एक सरकार की योजना है, इसका एक प्रायोजन बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन में देखकर बताइए कि इसका उदय का जो इसमें प्रयोजन होगा क्या होगा। देखिए, विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय काया पलट और पुनरुत्थान का प्रबंधन करना जो है इसका मतलब प्रयोजन है उदय का। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसके बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 5 नवंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विद्युत मंत्रालय के द्वारा पेश की गई योजना उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना का उदय मतलब योजना या उदय कह सकते हैं।
उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना या उदय, इन योजना को जो है अपनी मंजूरी प्रदान की। उदय योजना का क्रियान्वयन विद्युत मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। तो कौन सा मंत्रालय कर रहा है? विद्युत मंत्रालय। और यह योजना जो है भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है। उदय योजना को अपनाना राज्यों के लिए स्वैच्छिक है और इस योजना का लक्ष्य बिजली वितरण कंपनियां यानी डिस्कॉम का वित्तीय सुधार और पुनरुत्थान करना, उनकी समस्याओं का स्थायी और टिकाऊ समाधान सुनिश्चित करना है। इस योजना को लागू करने का जो प्रमुख उद्देश्य है, राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों के परिचालन और वित्तीय दक्षता में सुधार करना, वित्तीय वितरण की लागत को कम करना, वितरण कंपनियों के ब्याज लागत को कम करना, राज्य वित्त के साथ जो है समन्वय के माध्यम से बिजली वितरण कंपनियों पर वित्तीय अनुशासन लागू करना। तो इसका जो उद्देश्य है ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 132 है, कभी कभी समाचारों में दिखने वाले डिजी लॉकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो डिजी लॉकर के बारे में बताना है। पहला कथन, यह डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत सरकार के द्वारा दिए जाने वाला एक डिजिटल जो है लॉकर सिस्टम है, क्या यह सही है? तो देखिए इसमें जो पहला दिया गया है इसमें आपको बताना है कि सही है या नहीं। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह आपके ई दस्तावेज तक आपकी पहुंच को संभव बनाता है, चाहे भौतिक रूप से आपकी उपस्थिति कहीं भी हो। तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट डिजी लॉकर के संदर्भ में सही है। देखिए डिजी लॉकर या डिजिटल लॉकर डिजिटल इंडिया के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके अंतर्गत लोगों के दस्तावेज या प्रमाण पत्र जैसे निर्वाचन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल प्रमाण पत्र आदि के लिए डिजिटल लॉकर जो है उपलब्ध कराया गया है, जिससे इन दस्तावेजों तक हमेशा पहुंच को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अंतर्गत नागरिकों को आधार संख्या से संबंध वेब स्पेस उपलब्ध कराया जाता है, जिससे दस्तावेज जो स्कैन कॉपी या संस्थान से स्वतः प्राप्त जो मतलब कि दस्तावेज होता है इनको रखा जा सकता है। यह कागज जो है मतलब कि यह जो लॉकर है कागज रहित मतलब है, और यह कागज रहित शासन की स्थापना के दृष्टि से डिजी लॉकर ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 133 है, भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा छोटे व्यापारियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ किया गया है? वह है आपका ई लाला। बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। 23 नवंबर 2015 को तत्कालीन केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू के द्वारा ई लाला ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ किया गया। भारत में लगभग 5077 करोड़ छोटे व्यापारी हैं। इन्हीं छोटे व्यापारियों के हितों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ किया गया है। व्यापारी संगठन जो है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट जिसे बोलते हैं, इसका पोर्टल बिजनेस टू बिजनेस और ट्रेडर्स टू कस्टमर सौदे को शहरों में और स्थानीय स्तर पर भी प्रमोट करेगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, भारत में विद्युत क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और विचार करिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, पहला स्टेटमेंट है ग्रामीण विद्युतीकरण को प्रधानमंत्री की ग्रामोदय योजना के अंतर्गत मूलभूत न्यूनतम सेवा के रूप में समझा गया है। बताइए सही है या नहीं? तो दूसरा आपका पहला आपका सही नहीं है। दूसरा, विद्युत में बिना किसी ऊपरी सीमा के 70% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है, तो दूसरा सही है। तीसरा भी आपका सही है, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय जो है 14 राज्यों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो बी सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत 5 मूलभूत सेवाओं प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आवास, पोषण और पेयजल को रखा गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जीवन स्तर सुधारा जा सके। ग्रामीण विद्युतीकरण को इसमें एक सहायक सेवा के रूप में बाद में मतलब कि मूलभूत के रूप में जोड़ा गया, लेकिन सेवा के रूप में जो है इसमें न कि मूलभूत के रूप में बाद में जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा, सहायक सेवा के रूप में। और इसके बाद विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन एवं वितरण में 70% विदेशी निवेश की अनुमति है। पुनः केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल इन 14 राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो 14 राज्य कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट है, मतलब ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 135 है, सेम फैक्स योजना लागू कब की गई है? मतलब किसके द्वारा सेम फैक्स योजना लागू की गई है?
देखिए सही जवाब होगा आरसी के द्वारा, आरसी। देखिए सेमफेक्स भूतपूर्व सैनिकों को ऋण प्रदान करने के लिए रक्षा मंत्रालय के द्वारा घोषित एक योजना है। राजस्थान में राजस्थान वित्त निगम यानी आरएफसी इस योजना अंतर्गत ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 136 है, निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में कौन सा जैव डीजल मिशन का कार्यान्वयन कर रहा है, यानी नोडल मंत्रालय के रूप में जो है कार्यान्वयन कर रहा है, तो है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय। जी जो कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो मंत्रालय है, जो केंद्रीय मंत्रालय है, वो है ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो जैव डीजल मिशन का कार्यान्वयन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसमें तो मतलब कि 2 पॉइंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मंत्रालय, इसको आपको ध्यान रखना है कि कौन सा मंत्रालय जो है जैव डीजल मिशन को कार्यान्वित कर रहा है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। और इसके लिए जो नोडल मंत्रालय है कौन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ही। जेट रोफा के बीजों से बायोडीजल के निर्माण के प्रयोग जो है छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 137 है, निम्नलिखित कंपनियों में से किस एक ने ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र प्रारंभ किया है, वह है आपका आईटीसी। ई चौपाल भारत की प्रथम बहुराष्ट्रीय कंपनी आईटीसी इंडिया टोबैको कंपनी के द्वारा प्रारंभ इंटरनेट आधारित जो है ग्रामीण परियोजना है। भारत में इसका प्रारंभ जुलाई 2000 से मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था और इस परियोजना को संयुक्त राष्ट्र के शताब्दी विकास लक्ष्यों के समर्थन में स्थापित वर्ल्ड बिजनेस अवार्ड का प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 138 से, देश में आगमन पर वीजा योजना यानी वीओए जनवरी 2010 में प्रायोगिक आधार पर प्रारंभ की गई थी। इस सूची में इस वर्ष निम्नलिखित में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है, वह है आपका फिलीपींस। देखिए 1 जनवरी 2010 को पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आगमन पर जो है वीजा योजना जापान, सिंगापुर, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, न्यूजीलैंड नागरिकों के लिए जो है प्रारंभ की गई थी। कौन सा मतलब इनके आगमन पर वीजा योजना कहां कहां, किन किन देशों के नागरिकों को, तो जापान, सिंगापुर, फिनलैंड, लग्जमबर्ग और न्यूजीलैंड के। 1 जनवरी 2011 को इस योजना को विस्तारित करते हुए कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस को भी शामिल कर लिया गया है। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन कब का पूछा गया है, यह 2010 में पूछा गया है। अब जो है फिलीपींस भी शामिल हो गया है, तो इंपॉर्टेंट है। जनवरी 2011 के अंत में म्यांमार और इंडोनेशिया को भी जो है इसमें शामिल कर लिया गया है और इस योजना का लाभ ये लोग प्राप्त करने वाले जो देश हैं, मतलब कि 11 देश हो गए हैं। अब 27 नवंबर 2014 से शुरू हुई ई पर्यटक वीजा सुविधा जो है 25 फरवरी 2016 तक भारत में 16 हवाई अड्डों पर 113 देशों के नागरिकों के लिए जारी रही। भारत सरकार ने 26 फरवरी 2016 से जो है इस योजना का विस्तार 37 देशों के लिए कर दिया है, जिससे देशों की संख्या 150 हो गई है। कोविड-19 की वजह से वर्तमान में यह योजना स्थगित चल रही है। क्वेश्चन नंबर 139 है, प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किस आधुनिकीकरण से है, वह है आपका डाकघर से। डाक विभाग के द्वारा 2008 से भारतीय डाक व्यवस्था में समग्र एवं दीर्घकालीन बदलाव करने के लिए प्रोजेक्ट एरो नामक योजना जो है प्रारंभ की गई है। एरो परियोजना का जो संबंध है वह आपका डाकघरों की नई पहचान बनाने से, तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। 141 है, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, किन राज्यों का, तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का जो है भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। देखिए भाखड़ा नांगल हरियाणा, पंजाब, राजस्थान राज्यों की जो है एक संयुक्त परियोजना है और इसके तहत भाखड़ा एवं नांगल में सतलज नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से जल विद्युत और सिंचाई आदि की व्यापक व्यवस्था की गई है। यह भारत के सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, यह भी ध्यान रखना है। 142 है, देश में सबसे अधिक सूती वस्त्र निम्नलिखित में से किस सेक्टर में तैयार किया जाता है, तो सूती वस्त्र सबसे ज्यादा किस सेक्टर में तैयार किया जाता है, सही जवाब क्या होगा, तो सही जवाब है पावरलूम। देश में सबसे अधिक सूती वस्त्र पावरलूम सेक्टर में तैयार किया जाता है। इस क्षेत्र का देश के कुल कपड़ा उत्पादन में जो है 60% से भी अधिक का योगदान है और इसके बाद हौजरी सेक्टर, हैंडलूम सेक्टर और मिल सेक्टर का जो है
स्थान है, मतलब इनका योगदान आता है। क्वेश्चन नंबर 143 है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिलते हैं? तो देखिए, अगर बात किया जाए तो 31 मई 2014 तक स्थिति के अनुसार तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा कॉटन मिलों की संख्या तमिलनाडु राज्य में है। कि मतलब कब से किस स्थिति के अनुसार? 31 मई 2014 तक सबसे ज्यादा कॉटन मिलों की संख्या तमिलनाडु में, लेकिन दिए गए विकल्प में सर्वाधिक कॉटन मिलों की जो संख्या है महाराष्ट्र राज्य में है। तो तमिलनाडु ऑप्शन नहीं है, आपका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, मतलब कि सी ऑप्शन आपका जो सही होगा। मतलब स्वर्णिम चतुर्भुज का जो मतलब कि संबंध है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से है। देखिए, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी जो स्वर्णिम चतुर्भुज है एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है और इसकी शुरुआत 2001 में की गई थी। इसके माध्यम से देश के 4 प्रमुख महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को सड़क मार्ग के द्वारा जोड़ना था और इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 145 है, निम्नलिखित राज्यों में कौन मतलब कि सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पे है? कौन सा राज्य सड़कों की लंबाई में भारत में सबसे पहले स्थान पे है? वो है आपका महाराष्ट्र। सड़क सांख्यिकी 2016-17 के अनुसार अगर बात किया जाए तो दिए गए विकल्प राज्यों में सड़कों की कुल लंबाई की दृष्टि से महाराष्ट्र जो है शीर्ष स्थान पे है, जबकि उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। और GRY से तात्पर्य जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत निर्मित जो है सड़कों से है। तो देख लीजिए, यहाँ पर आप देख लीजिए, राज्य जो है महाराष्ट्र, सड़कों की लंबाई 2017 तक का जो दिया गया इतना है। उत्तर प्रदेश का ये रहा, राजस्थान का और मध्य प्रदेश का। तो क्रम याद रखिएगा, सबसे पहला स्थान महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। देखिए, वर्तमान में और प्रश्नकाल में दोनों में अगर बात किया जाए, दोनों के संदर्भ में, दोनों समय के संदर्भ में, प्रश्नकाल के और वर्तमान काल के संदर्भ में, तो सड़कों की कुल लंबाई की दृष्टि से महाराष्ट्र का प्रथम स्थान आज भी है। क्वेश्चन नंबर 146 से, कभी कभी समाचारों में दिखने वाला IFC मसाला बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो IFC मसाला बॉन्ड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो देखिए, इसमें जो सही जवाब होगा IFC मसाला बॉन्ड के संदर्भ में जो इसमें पहला स्टेटमेंट है कि अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो इन बॉन्डों को प्रस्तावित करता है, विश्व बैंक की एक शाखा है। तो इसके संदर्भ में पहला मतलब कि सही है। दूसरा, वे रुपया अंकित मूल्य वाले जो बॉन्ड हैं और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के जो ऋण वित्तीयन है इनके स्रोत हैं। तो पहला दूसरा दोनों आपका सही जवाब है। और देश के बाहर से पूंजी जुटाने के लिए देखिए, रुपए में जारी किए जाने वाला मसाला बॉन्ड एक तरह का कॉर्पोरेट बॉन्ड है जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में जारी किए जाते हैं। IFC मसाला बॉन्ड अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा जो है जारी किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के द्वारा IFC मसाला बॉन्ड जारी किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, जो विश्व बैंक समूह की यह एक इकाई है। मसाला बॉन्ड रुपया जो है अंकित मूल्य वाले बॉन्ड है। ये सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के ऋण वित्तीयन के स्रोत हैं। IFC के द्वारा पहला मसाला बॉन्ड 2014 में जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 147 है, हरित बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हरित बॉन्ड स्थित ब्याज प्रतिफल के अल्पकालिक परिपक्वता निवेश है। तो डी इसके संदर्भ में सत्य नहीं है हरित बॉन्ड के संदर्भ में। और ABC जो स्टेटमेंट दिया गया हरित बॉन्ड के संदर्भ में बिल्कुल सही है। देखिए, ग्रीन बॉन्ड जो है यह नियमित तौर पर जारी होने वाला एक अन्य बॉन्डों की तरह ही है। अंतर क्या है? तो अंतर सिर्फ इतना है कि इसे सिर्फ पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए निर्धारित किया जा सकता है, जैसे अक्षय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन और सतत जल प्रबंधन के क्षेत्र आदि। हरित बॉन्ड या ग्रीन बॉन्ड एक दीर्घकालीन वित्तीय बाजार नवाचार है जो सर्वप्रथम 2007 में यूरोपियन निवेश बैंक के द्वारा 2008 में विश्व बैंक के द्वारा, इन दोनों के द्वारा जो है जारी किया गया था। यूरोपियन विश्व बैंक निवेश बैंक और वर्ष 2008 में विश्व बैंक के द्वारा। तो 2007 में यूरोपियन निवेश बैंक, 2008 में विश्व बैंक के द्वारा जो है सर्वप्रथम जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन
148 है, तेल के कोष सबसे ज्यादा किस देश में है? जो तेल के कोष हैं सबसे ज्यादा वेनेजुएला, डी ऑप्शन। 2016 का यह क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न काल और वर्ष 2020 में जारी आंकड़ों के अनुसार अगर बात किया जाए तो डी ऑप्शन ही आपका सही जवाब होगा, वेनेजुएला। ब्रिटिश पेट्रोलियम के द्वारा जारी जो है आपका जो स्टैटिकल्स जो रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2020 है, इसके अनुसार 2019 में सर्वाधिक तेल कोष वाला जो देश है वेनेजुएला है। संपूर्ण विश्व तेल भंडार में इसकी हिस्सेदारी 17.5% की है। इसके बाद सऊदी अरब का आता है, इसके बाद स्थान कनाडा का है, ईरान का है और इराक सर्वाधिक तेल कोष वाला देश है। तो ध्यान रखिएगा जो क्रम है ना, जैसे वेनेजुएला प्रथम स्थान पे है, इसके बाद सऊदी अरब का, कनाडा का, फिर ईरान का और इराक का जो है स्थान आता है। तो क्रम याद रखिएगा। भारत का प्रथम वस्त्र यानी टेक्सटाइल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का प्रथम वस्त्र यानी टेक्सटाइल विश्वविद्यालय जो है गुजरात में स्थापित किया जाएगा। सही जवाब होगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 150 है, स्थिर मांग के साथ आपूर्ति में वृद्धि से पदार्थों की कीमत की संभावना समानतः जो है कितना होगी? तो देखिए इसमें जो डी ऑप्शन जो सॉरी इसमें देखिए सी ऑप्शन जो दिया गया है, घटने की जो दिया गया है, वो आपका सही जवाब होगा। और वस्तु की मांग और वस्तु की कीमत के कीमत में जो समानुपात है, जबकि वस्तु की जो पूर्ति है और वस्तु की जो कीमत है, इनमें जो है कौन सा संबंध है? व्युत्क्रमानुपात। तो वस्तु की मांग और वस्तु की कीमत में समानुपात का, जबकि वस्तु के पूर्ति और वस्तु के कीमत में व्युत्क्रमानुपात का संबंध है। सामान्य बाजार और सामान्य वस्तु के संदर्भ में यदि स्थिर मांग के साथ आपूर्ति में वृद्धि हो जाए तो कीमत घटने की संभावना होगी। इस संदर्भ में कुछ स्थितियां, पहला जो दिया गया है कि यदि मांग बढ़ती है तो पूर्ति स्थिर रहती है और कीमत बढ़ेगी। यदि मांग घटती है तो पूर्ति जो है स्थिर रहेगी और कीमत घटेगी, और यदि पूर्ति बढ़ती है तो मांग स्थिर रहेगी और कीमत बढ़ेगी। तो कंडीशन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 151 है, क्रेता का जो बाजार है कहलाता है जहां क्या होता है? मांग से पूर्ति अधिक होती है। क्रेता का बाजार कहलाता है जहां मांग से पूर्ति अधिक होती है। देखिए एक ऐसा बाजार जहां विक्रेता क्रेता से अधिक होते हैं, क्रेता का बाजार कहलाता है। इस बाजार में पूर्ति मांग से अधिक होगी, फलस्वरूप वस्तुओं के मूल्य कम होंगे। और इसी के साथ अपना आज का सेशन समाप्त करते हैं। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और आपके प्रतिक्रियाओं में देखिए जो चीजें हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग जब प्रतिक्रिया देते हैं तो समझ में आता है कि चीजों को ज्यादा ऑब्जर्व किया जा रहा है, कहीं कंफ्यूजन नहीं है। अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और क्विज ग्रुप का लिंक दिया गया है, प्लीज आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे रोज क्विज कराए जाते हैं जो कि करेंट अफेयर और भी जो जीएस से मतलब कि जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वहां पे कराए जाते हैं। तो ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।